एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी। आप सभी का मेरे चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं शिक्षा शास्त्र की सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 3 में चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी, जो कि औपनिवेशिक शिक्षा से संबंधित है। और इस चैप्टर में 1813 और 1833 का चार्टर मीन्स आज्ञा पत्र एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, उसके बारे में बताऊंगी। और शिक्षा शास्त्र के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को जानने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके मेरी सारी नोटिफिकेशन देखते रहें। और अब यूनिट 3 के चैप्टर 2 के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये कुछ पॉइंट हैं, पहले हम इनको देखते हैं। सन 1813 एवं 1833 का चार्टर एक्ट तथा प्राच्य पाश्चात्य विवाद। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए 1813 और 1833 में कुछ अधिनियम पारित किए थे। और ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, इनका मतलब है कि कुछ लोग इसका समर्थन करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो ये दो भागों में विभाजित हो गया था। जो इसका समर्थन करते थे वो प्राच्य शिक्षा वाले कहे जाते थे, और जो समर्थन नहीं करते थे वो पाश्चात्य शिक्षा वाले कहे जाते थे। अब दूसरा पॉइंट है 1793 में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के प्रतिनिधि भारत पहुँचे। 1793 में बैप्टिस्ट नाम है ये एक अंग्रेज का, मिशनरी सोसाइटी इनकी एक सोसाइटी थी, उसके प्रतिनिधि थे। ये सबसे पहले भारत आए। इन प्रतिनिधियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया। मतलब ये जो मिशनरी सोसाइटी के जितने भी सदस्य बैप्टिस्ट के साथ में जो और लोग भी आए थे, प्रतिनिधि आए थे इसके साथ, उन्होंने सबसे पहले भारत में आकर ईसाई धर्म का, अपने धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है, इसी समय अनेक मिशनरी विद्यालय भी स्थापित किए गए। इन्हीं मिशनरी सोसाइटी के सदस्य जो थे, इन्होंने अपने स्कूल भी यहाँ पर स्थापित कर दिए। चार्ल्स ग्रांट, ये भी एक अंग्रेज का नाम है, एक अधिकारी थे जो भारत आए थे। ग्रांट ने भारतीयों की शिक्षा हेतु अंग्रेजी शिक्षण को माध्यम बनाया। इन्होंने सबसे पहले भारतीयों के स्कूलों में भारतीयों को पढ़ाने के लिए अपनी भाषा अंग्रेजी में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अगला पॉइंट है 1813 के आज्ञा पत्र में मिशनरियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1813 में जो आज्ञा पत्र मीन्स चार्टर पारित किया गया था मिशनरियों के द्वारा, उसमें इनको और ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की गई कि तुम अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, अपने लैंग्वेज में पढ़ाई कराओ और स्कूल स्थापित करो। सर्वत्र व्याप्त हो गई, मतलब पूरे भारत में इसको फैला दिया गया, प्रसार इसका कर दिया गया। 1833 के आज्ञा पत्र के द्वारा ईसाई मिशनरियों को देश में धार्मिक कार्य करने का अधिकार भी मिल गया। 1833 में जो अधिनियम पारित हुआ उसमें ईसाई लोग, वही ब्रिटिश जो कंपनियां भारत में आई थीं, उन्हें अपने धार्मिक कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, वही जो भारतीय भाषा शिक्षा पद्धति के फेवर में थे और जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के फेवर में थे, उनके बीच में जो विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, भारत में शिक्षा के स्वरूप से जुड़ा हुआ था। ये शिक्षा से ही जुड़ा हुआ था प्राच्य। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझा देती हूँ। प्राच्य ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में भारतीय शिक्षा के स्वरूप को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया था। जिस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी समय भारतीय शिक्षा के स्वरूप को, जो स्वरूप हमारा वैदिक काल में था, मुस्लिम काल में था
उसी स्वरूप को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद में एक पक्ष तो चाहता था कि भारतीय शिक्षा लागू रहे, चलती रहे, और जो ये चाहता था भारतीय शिक्षा चलती रहे, भारतीय शिक्षा लागू रहे, उसी को ही प्राच्य कहा जाता था। अर्थात ये भारतीय हैं, प्राच्य वाले को भारतीय शिक्षा पद्धति से जोड़ा गया तो वो भारतीय हुए। और दूसरा पक्ष जो ये चाहता था कि भारतीय शिक्षा का स्वरूप पाश्चात्य हो, विदेशी अंग्रेजी भाषा पर आधारित हो। इस विवाद को भारतीय शिक्षा के संदर्भ में प्राच्य और पाश्चात्यवादी विवाद के रूप में जाना जाता है। आई होप सो, इज दैट क्लियर? प्राच्य और पाश्चात्यवादी शिक्षा। मिशनरी के शैक्षिक कार्य। अब ये जो कंपनियां आई थीं भारत में, इनके क्या कार्य थे वो देखिए। 1813 से 1833 ईस्वी में आज्ञा पत्र में पुनः संशोधन करके उसमें नई धाराएं जोड़ दी गई। मतलब जो भी इन्होंने ये एक्ट बनाए थे, टाइम टू टाइम उसमें ये संशोधन करते रहे, अमेंडमेंट करते रहे और उसमें नई धाराएं जोड़ते रहे, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और हमारे धर्म का प्रचार हो और हमारे अनुसार ही भारत में शिक्षा पद्धति लागू हो जाए। प्रथम, अब इसमें संशोधन कौन से किए? 2 धाराओं में संशोधन किए। एक धारा के अनुसार भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी ने स्वीकार कर लिया। भारत में जो शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी वो कंपनी के द्वारा की जाएगी, कंपनी ने स्वीकार कर लिया उसका उत्तरदायित्व। दूसरी जो धारा जोड़ी गई उसमें क्या कहा? भारत में मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी जाए। मतलब दूसरी धारा में ब्रिटिश लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भारतीयों की आवश्यकता अनुसार देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश, व्याकरण ग्रंथों का अनुवाद भी देसी भाषाओं में किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों में मिशनरियों के शैक्षिक कार्य का विवरण इस प्रकार है। मतलब जो भी वो संशोधन होने के बाद में उन्होंने जो भी शिक्षा से संबंधित कार्य किए, वो सबसे पहले बंगाल में 1814 ईस्वी में लगभग 15 स्कूल खोले गए। 1814 ईस्वी में सन में और 1818 में 36 प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोले गए? बंगाल में खोले गए। 1824 में लंदन मिशन सोसाइटी और चर्च मिशन सोसाइटी ने मिलकर 1824 में लड़कियों के लिए 27 विद्यालय स्थापित किए गए। अर्थात 1814 में 15 स्कूल खोले, 1834 और 1818 के बीच में 36 प्राथमिक विद्यालय और 1824 में मिशन सोसाइटी और चर्च सोसाइटी ने मिलकर लड़कियों के लिए कितने स्कूल खोले? 27 विद्यालय स्थापित किए। अब दूसरा है बम्बई में शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी मिशन में 1715 ईस्वी में एक विद्यालय स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त 1824 से 26 के मध्य 9 बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। 1831 में मिशन सोसाइटी के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कितने 22 स्कूल खुलवाए गए। मतलब लड़कियों के लिए भी कार्य किया कि लड़कियां भी शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और वो पढ़ें। इसलिए उन्होंने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था की। तो 22 स्कूल लड़कियों के लिए कहाँ खुलवाए? बॉम्बे में। तीसरा है मद्रास में भी सोसाइटी के प्रशंसनीय कार्य किया। 1817 में 9 स्कूलों की स्थापना की,
चर्च सोसाइटी ने 107 स्कूल, चर्च सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पर चर्च भी बन गए थे, वहीं से एक कमेटी आ गई थी और वो अपने धर्म को फैलाने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वो कार्य करते रहते थे। तो उस सोसाइटी ने 107 स्कूलों की स्थापना की। इस प्रकार मिशनरियों को भारत में प्रवेश और भारी संख्या में अंग्रेजी स्कूल स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। इसका मतलब वो सारे में, पूरे भारत में स्कूलों की स्थापना करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इस प्रकार भारत में आधुनिक शिक्षा का श्री गणेश हो गया, आधुनिक शिक्षा जो उनके द्वारा लागू की जा रही थी। अब आता है औपनिवेशिक कालीन शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ये औपनिवेशिक कालीन शिक्षा कौन सी है, ये देखो। भारत में प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा और बौद्ध धर्म का प्रचलन था, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। मध्यकाल में यहाँ मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था। अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा प्रणाली लागू थी। मुस्लिम शासक थे, उन्हीं का ही शासनकाल उस समय चल रहा था जिस समय अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया था। इस काल में भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम शासन ही था। इसके उपरांत हमारे देश में यूरोप, मुख्य रूप से ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियाँ, व्यापारिक कंपनियों तथा शासकों का आगमन हुआ। जो अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी थे वो अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए भारत में आ गए। इन सब में भारतीय शिक्षा के संचालन, प्रचार और प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा हमारे भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। इस काल में हमारे देश में क्रम से ब्रिटिश शासन भी स्थापित हो गया। इन्हीं कंपनियों के आने से हमारे देश में ब्रिटिश शासन आ गया। अतः इस काल की नई शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश कालीन शिक्षा या उपनिवेशकालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। तो अब ये उपनिवेशकालीन कौन सी हो गई, जो ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी, वो ही उपनिवेशकालीन शिक्षा कहलाई। अब इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा इसमें। ईसाई मिशनरियों का कैसे, सबसे पहले यहाँ 1858 में वास्को डी गामा जल मार्ग से भारत में आया था। उसने यहाँ पर आकर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना आरंभ कर दिया, जिसमें कि वो सफल होता चला जा रहा था। उसके अलावा डच, डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज मिशनरियाँ भी यहाँ पर आकर सक्रिय हो गई थीं, अपने हिसाब से अपना शासन करने लगी थी। दूसरा हो गया इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का योगदान। जब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित हो गईं और ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे, तो वो अपने धर्म के प्रचार में और शिक्षा पद्धति को लागू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वो इसमें सफल भी होते चले गए। तीसरा आ गया ब्रिटिश शासन का योगदान। ब्रिटिश शासन का, जब वहाँ से बड़े बड़े अधिकारी आते थे और नए नए अधिनियम पारित करते थे, अपनी समितियाँ बनाकर, अपनी कंपनी बनाकर कार्य करते थे, तो उसी से भारत में, उन्हीं सभी चीज़ को भारत में लागू करते थे और ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। 1857 की जो भारतीय क्रांति, उनके इन सब कार्यों से भारतीय खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं होते थे और उसी के विरोध में 1857 की भारतीय क्रांति जो हुई थी, उसी ने 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया था। तो ये यहाँ तक हो गया उपनिवेशकालीन का शिक्षा का विकास और उसका अर्थ। आई होप सो ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा यहाँ तक।
अब मैं आगे की वीडियो में इससे संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।